जय श्री राम। माँ क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 बायोलॉजी सब्जेक्ट में पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का पार्ट 2, इसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। और लास्ट क्लास आपने नहीं देखी है तो अभी देख लेना। और उसके बाद ये दूसरी क्लास है अपने क्लास 12 में बोर्ड एग्ज़ाम को देखते हुए हर एक चैप्टर से कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्लास ले रहा हूँ मैं। और इस चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे पहले क्लास शुरू होने से पहले इस क्लास को लाइक कर दें। सबसे पहला पॉइंट है आज का हमारा टॉपिक है परागण। मिक्स टॉपिक है, उसमें से जो प्रश्न बढ़ेंगे आपको वो दे रहा हूँ। तो पहला टॉपिक, पहला डेफिनेशन जिसकी कह सकते हैं परागण की, किसी पुष्प के पराग कोशों से निकले हुए पराग कणों का उसी पुष्प अथवा उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। परागण किसे कहते हैं? परागण का मीन्स हुआ कि किसी पुष्प के पराग कोश से जो पराग कण निकलता है, वो पराग कण अगर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है, या फिर कह सकते हैं कि पराग कणों का स्थानांतरण जो क्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको परागण कहते हैं। पराग कण और परागण दोनों में डिफरेंट है। परागण तो एक क्रिया है और परागकण पराग कोश में होते हैं, ये ध्यान रखना। जो कह सकते हैं नर भाग होता है पुंकेश्वर, स्त्रीकेशर। पुंकेश्वर के अंदर परागकण होते हैं। नेक्स्ट देखो परागण के प्रकार। जो परागण होता है उसके क्या प्रकार है, कौन कौन से टाइप है? तो पहला तो है स्वपरागण, दूसरा है परपरागण। स्वपरागण, परपरागण। डेफिनेशन तो आप देख लेना। स्वपरागण में क्या होगा, अगर पुष्प का जो मतलब परागकोश से परागकण का स्थानांतरण उसी पुष्प में होता है, स्वयं के पुष्प पर होता है, तो स्वपरागण। और अगर दूसरे किसी पुष्प या अन्य जाति के पुष्प पर होता है तो उसे परपरागण कहते हैं। तो ये परागकण से रिलेटेड आपके कंप्लीट हो गया। अब परागण के कारक का मीन्स कह सकते हैं कौन कौन से ऐसे एजेंट हैं जो परागण को करवाते हैं। तो जीव भी हो सकते हैं और अजैव भी हो सकते हैं, सजीव और निर्जीव। तो जिसको सजीव बोलेंगे वो जैव कारक हो जाएंगे और जिसको निर्जीव बोलेंगे वो अजैव कारक होंगे। तो पहला तो हो गया जैव कारक, दूसरा हो गया अजैव कारक। कीट, पक्षी, सरीसृप, स्तनधारी। कीटों के द्वारा अगर परागण होता है तो वो जैव कारक में आ गया। पक्षी के द्वारा होता है वो भी, सरीसृप के द्वारा और स्तनधारी। कीट और पक्षी, छोटा सा छोटा कीट हो सकता है, बड़ा कीट हो सकता है, और कह सकते हैं पक्षी, कोई भी प्रकार का पक्षी है, उसके किसी पुष्प के परागकण का स्थानांतरण करवाना, यानी अगर वो वाहक के रूप में है उसके द्वारा परागकण स्थानांतरण करवाया जाता है एक पुष्प से दूसरे पुष्प में, तो वो जैव कारक में, किसमें? जैव कारक में। सरीसृप में वो सब आ जाएंगे, जैसे सांप भी आ जाएगा, गिरगिट भी आ जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना सरीसृप के अंदर। स्तनधारी में मनुष्य है, उसके अलावा कोई पशु है वो भी इसमें आ जाएगा। अजैव कारक में दो है, एक तो जल, दूसरा वायु, वाटर और एयर। तो पानी के द्वारा भी परागकण एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण हो जाता है। और कह सकते हैं वायु, हवा चलती है तब हवा की जो मतलब पवन, गतिशील वायु को पवन कहते हैं। तो ये पवन के द्वारा भी यहाँ से परागकण उड़कर किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँच जाता है। क्यों? क्योंकि वर्तिकाग्र भाग होता है, चिपचिपा भाग होता है, स्त्रीकेशर का भाग होता है सबसे ऊपर वर्तिकाग्र, वहाँ पे परागकण जाके चिपक जाता है। फिर वहाँ से पराग नली का निर्माण होता है और पराग नली से होते हुए वो अंडाशय तक पहुँच जाता है। अब आपको यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, ये ध्यान रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, पहले पूछा हुआ भी है और वापस भी पूछ सकते हैं। आपको पूछा जाएगा कि वायु द्वारा परागण, अगर परागण वायु द्वारा होता है तो उसको अपन एक नाम देंगे, हम क्या नाम देंगे? एनीमोफिली। वायु द्वारा परागण होता है उसको बोलेंगे एनीमोफिली। जल द्वारा होता है
तो हाइड्रोफिली, जल के द्वारा परागण होता है तो उसको क्या कहेंगे, हाइड्रोफिली। तीसरा है पक्षी के द्वारा होता है परागण तो उसको कहेंगे एंटोमोफिली, एंटोमोफिली। तो ये तीन आप याद कर देना कि जल द्वारा परागण हाइड्रोफिली, कैसे, जल H2O हाइड्रोजन होता है उसमें, तो याद आ जाएगा हाइड्रोफिली। क्योंकि आपको इस चैप्टर में से क्या क्वेश्चन मिलेगा, वस्तुनिष्ठ टाइप का ऑप्शन होगा और ऑप्शन में से उस क्वेश्चन को आंसर देख सकते हो। वायु द्वारा, वायु को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एयर, तो एयर से क्या हो जाएगा, एनिमोफिली। नेक्स्ट याद कर देना एंटोमोफिली। अब आपको यहाँ पे 2-3 डेफिनेशन दी है। एक तो है अनिश्चित फलन। अनिश्चित फलन किसे कहेंगे, ऐसा मतलब कह सकते हैं बिना निषेचन के फल का निर्माण, ऐसा फल जो बिना निषेचन के तैयार होता है, ऐसा फल जो बिना निषेचन के निर्माण होता है। बिना निषेचन, अनिश्चित फलन, अ का मतलब नहीं और क्या नहीं होता, निषेचन नहीं होता, बिना निषेचन के फल का निर्माण होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है केला, क्यों, क्योंकि इसमें एक चीज ध्यान रखना, बीज नहीं होता, क्या नहीं होता, बीज नहीं होता, बीज एब्सेंट होता है इसमें। ऐसे फल होंगे उसमें बीज नहीं होगा, वो अनिश्चित फलन के अंदर आएगा। नेक्स्ट देखो असंग जनन। असंग जनन बिना निषेचन के बीज का बनना, बीज बढ़ता तो है पर कैसे बनता है, बिना निषेचन के बनता है, इसको कहेंगे असंग जनन। अब निषेचन क्या है तो वो आपको पता होना चाहिए, फर्टिलाइजेशन, जिसमें युग्मक मिलते हैं, युग्मनज बनता है और युग्मनज से आगे गुण बनता है। एक आपको पूछा जाता है प्रसुप्ति अवस्था। ये प्रसुप्ति अवस्था क्या होती है, ये बीज का एक गुण होता है, जो क्या होता है, बीज का सुप्त यानी कह सकते हैं हम सूख जाना, ऐसी अवस्था में आ जाना। जब आपको देखा होगा कोई बीज जब हम बोते हैं या लगाते हैं, उस बीज की जो अवस्था होती है वो कैसी होती है, प्रसुप्त अवस्था होती है। जब उसको मिट्टी, जल और हवा मिल जाती है तब वो नया पौधा जो तैयार होता है वो कैसे हुआ, इसी सुप्त अवस्था के कारण। यानी बीज का एक ऐसा गुण है, उस गुण की वजह से कह सकते हैं कि उसमें सब चीज़ें होती है, यानी वो जीवित रहता है लंबे समय तक। ये एक ऐसा उसके अंदर क्या है, गुण है, प्रॉपर्टाइज है, उसके अंदर ज़्यादा समय तक जीवित रह सकता है। इसीलिए आपने देखा होगा बारिश के समय में इस पृथ्वी पर, इस मिट्टी पर कितने सारे बीज होंगे, जो जब उसको पानी मिलता है तो वापस पूरा वातावरण हरा भरा हो जाता है। इसका कारण है कि इस मिट्टी में बहुत सारे बीज हैं, जब उसको जल मिल जाता है, उसको मिट्टी के संपर्क में जाता है तो वो नया पौधा विकसित हो जाता है। नेक्स्ट देखो, एक परागकोश की संरचना में कुल 16 लघु बीजाणु का निर्माण करता है। एक परागकोश की संरचना में कुल 16 लघु बीजाणु का निर्माण करता है, यानी कितने होते हैं, 16 होते हैं। एक परागकोश की संरचना में 16 लघु बीजाणु होते हैं और एक परागकोश के अंदर 4 लघु बीजाणु धानी पाई जाती है। ये चीज ध्यान रखना, इफेक्ट सवाल है। अगर एक परागकोश का पूछे तो 16, क्यों, क्योंकि एक परागकोश के अंदर 4 लघु बीजाणु धानी होगी और जब एक परागकोश के अंदर 4 है तो 4 के अंदर कितनी हो जाएगी, 16। तो यहाँ पे 4 × 4 करके आपका पता चल जाएगा 16। इस प्रकार से जो आपकी आज की क्लास है वो पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन वाले चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। इसमें वस्तुनिष्ठ टाइप का प्रश्न मैंने बता दिया, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों मिलाकर आपको वस्तुनिष्ठ टाइप का प्रश्न मिल जाएगा, अतिलघु उत्तरात्मक प्रश्न मिल जाएगा। अगर समय मिला तो आपको दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न भी करवा दूंगा, परंतु उससे पहले आप दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे, फिर तीसरा शुरू करेंगे, ऐसे नेक्स्ट अपन एग्जाम से पहले सब चैप्टर के जो छोटे क्वेश्चन हैं, जो आपको फैक्ट क्वेश्चन याद करने हैं, वो बता दूंगा आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जय हिंद, राम राम। माँ क्लासेस के साथ ऐसे ही बने रहें। इस क्लास को आप लाइक ज़रूर करना, आप लाइक करते हो तो मुझे अगली क्लास देने का और एक कह सकते हैं मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू, जय हिंद।